डिले हुआ, दे वर अनरिस्पॉन्सिव। आई आवाज अब? जी अब आ गई होगी। आवाज आ रही है अब ना? It was the age of mechanical poetry, it was the age of journal, it was the age of pamphlets, it was the age of rational poetry, it was the age of satirical poetry. सटायर का एज होता है पूरी तरीके से 18th सेंचुरी। एंड सटायर भी ये सोशल सटायर है, अर्बन सटायर है, और उसके साथ साथ जो है ये रिलीजियस सटायर भी है, सबको कवर कर रहा है यहाँ पर। अब आवाज आई कि नहीं चंचल जी, मोनिका? यू आर ऑडिबल, थैंक यू चंचल। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं जिनके लिए 18th सेंचुरी जानी जाती है। ये वो एज है जहां पर 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवलिस्ट का डेवलपमेंट होता है। और वो 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवलिस्ट के पहले नॉवलिस्ट कौन है सबसे पहले, उसकी बात कर लेते हैं। इन द ट्रू सेंस, बिफोर the arrival of 18th century, there was no term like novels, though there were novels, but they were not called novels, they were called by different names. For example, a work written by one of the university wits, Thomas Nash, The Unfortunate Traveler, or The Life of Jack Milton, it is said to be a novel. Though the term novel was not there, then it was called a romance. Right? Philip Sidney had also written a romance, और उसका नाम था Arcadia. Right? And in the same way, Thomas Laws also wrote a story, Rosalind. Clear? So these were the elements, these works had the elements of novels. And in the preceding century, there was a very significant writer, and he wrote the work Pilgrim's Progress. And John Bunyan, and Pilgrim's Progress is said to be the first modern novel. Right? Pilgrim's Progress को first modern नॉवेल कहा जाता है बाय जॉन बनियन। और वो आकर के कंप्लीट अपने मेच्योरिटी पर पहुंचता है 18th सेंचुरी में। और 18th सेंचुरी में नॉवल का जो डेवलपमेंट शुरू होता है वो शुरू होता है जर्नल से, वो शुरू होता है पैम्फलेट से। और उस जर्नल और पैम्फलेट को जो शुरू करने वाले थे खास करके वो थे डैनियल डिफो, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिशन एंड अदर सिग्निफिकेंट राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद डैनियल डिफो। डैनियल डिफो की नावल द रॉबिन्सन क्रूसो, it's said to be the first English novel.
रॉबिन्सन क्रूसो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए। रॉबिन्सन क्रूसो इज द फर्स्ट नॉवेल written in English, published in 1719, and when this novel was published by Robinson Crusoe, he was 60 years old, right? He tried his career in different fields, and when he failed everywhere, then he came to the fiction, then he came to the novel. और 1719 में उनकी पहली नॉवेल जो आई थी उसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। But before that novel, before the novel Robinson Crusoe, he was a successful pamphleteer. He was a successful writer, and he had staunch faith in controversy. So throughout his life, he remained in controversy because of his writing. Right? सबसे पहले जब इन्होंने लिखना शुरू किया उस समय इंग्लैंड में एक फॉरेन किंग था, और फॉरेन किंग आफ्टर ये कह लीजिए कि जेम्स सेकेंड जो है मैरी की डेथ हो गई, और विलियम ऑफ ऑरेंज वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड ही वाज अ फॉरेनर, एंड पीपल वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ अ फॉरेन किंग। देन ही रोट अ पैम्फलेट, और उस पैम्फलेट का इन्होंने नाम रखा द ट्रू बॉर्न इंग्लिशमैन। द ट्रू बॉर्न इंग्लिशमैन, और इसमें ये बताया कि जो ओरिजिनल इंग्लिशमैन होता है वो सबसे ज्यादा अनओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी उसके अंदर कुछ होती ही नहीं है। जितनी रेशेस हैं इस दुनिया में सब ने मिल करके अंग्रेजों को बनाया है। और यहाँ पर एक और फैक्शन हमने आपको बताया था, डिसेंटर्स का चल रहा था। डिसेंटर्स वो थे जो, डिसेंट का मतलब ही होता है डिसएग्री, जो नीदर पार्लियामेंट नॉर किंग से एग्री करते थे, और उनको उनसे मुक्ति पाने का डैनियल डिफो ने एक तरीका बताया था, और वो तरीका था टू लिक्विफाई देम, टू एलिमिनेट देम फ्रॉम द सिनारियो, उनको मर्डर कर देना, उनको खत्म कर देना। तो इस वर्क में द ट्रू बॉर्न इंग्लिशमैन जो उन्होंने लिखा, he defended the foreign king, he defended William of Orange, right? And this work appeared in 1701, and this was written in the form of verse, right? It was a verse satire. It was a verse satire by Daniel Defoe. Dissenters को कैसे छुट्टी उनसे पाना है, उनको लिक्विफाई करके उनको जो है मार दिया जाए तो सबसे छुट्टी मिल जाए। The subtlety of his irony was beyond his readers, who took him literally at first. Then he realized that he had fooled both dissenters and the enemies, the Tories. और उसके लिए क्या हुआ, he was tried, इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया, he was imprisoned, he was pilloried, और when he was in jail he wrote a poem, hymn to pillory, right? hymn to pillory. pillory क्या होता है, पिलोरीड होता है काठ का वो बनाया जाता है वुडन बॉक्स, और वुडन बॉक्स में डाल दिया जाता है, और डैनियल डिफो को वुडन बॉक्स में डाल दिया गया, बट इनको बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं थी। ही रोट अ पोएम कॉल्ड हिम टू पिलोरी। जी सर, आई हैव जस्ट ज्वाइंड योर कोर्स, प्लीज सजेस्ट हाउ टू स्टार्ट एंड प्रोसीड फॉर DSSB TGT English. Khushbu Bharadwaj, you are most welcome, though you are very late, and you have to watch a number of videos, and you can start from anywhere. Just start from today, right? Today itself आप यहीं से शुरू करिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए जो वीडियोस दी हुई हैं। क्लियर? तो ये हिम टू पिलोरी क्या हुआ, हिम टू पिलोरी इन्होंने लिख दिया, किसके लिए लिख दिया, हिज अनजस्ट प्रिजनमेंट के लिए। और इनका जो ये अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट था इसी ने इनको हीरो बना दिया, और फिर इन्होंने एक जर्नल निकालना शुरू किया, और उस जर्नल का नाम था द रिव्यू। द रिव्यू was the name of a journal, एक जर्नल का नाम था जिसको इन्होंने निकालना शुरू किया, और ये जर्नल 1704 में शुरू होकर के 1713 तक फ्लरिश हुआ, 1713 तक जो है कंटिन्यूअस आता रहा। अ पीरियोडिकल विच वाज एट फर्स्ट वीकली, देन बाई वीकली, एंड फाइनली ट्राई वीकली। पहले वीक में एक बार आता था, फिर 2 बार आना शुरू हुआ, और फाइनली ये ट्राई वीकली हो गया था
ट्राई वीकली मीन्स थ्राइस अ वीक, राइट। एक वीक में 3 बार आना जो है शुरू हुआ था, और इसमें उन्होंने कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करना भी शुरू कर दिया था। और उसके बाद जो है ये नावल में जब आए तो ही रोट अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नॉवेल्स एंड द नॉवेल्स मेड हिम वेरी पॉपुलर। और उसमें से पहली थी द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, और उसके बाद इनकी आई कैप्टन सिंगलटन, और उसके बाद इनकी एक नावल आई जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं, मॉल फ्लैंडर्स, और फिर जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, कॉलोनल जैक रैक्सोना। ये सब इनकी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स थी। और यू हैव टू कीप इन माइंड ओनली 2 ऑफ हिज नॉवेल्स, एक का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो और दूसरे का नाम है मॉल फ्लैंडर्स। मॉल फ्लैंडर्स में मॉल जो है वो एक क्रिमिनल होती है, और क्रिमिनलाइजेशन जो है इसी को न्यूगेट नॉवेल्स कहा जाता है। जब वो पैदा होती है तो जेल के अंदर ही पैदा होती है, और फिर जो है वो क्या करती है, कई बार शादियां करती है, और जो है एक बार शादी तो अपने अननोइंगली अपने ब्रदर से भी कर लेती है, राइट। तो वो मॉल फ्लैंडर्स की स्टोरी है, और ही हैज डिपिक्टेड द ट्रू कल्चर ऑफ English society in the beginning of the 18th century and especially the place of women in society. उसका जिक्र इन्होंने किया है, how were they treated, how were they taken by the society, or this was the impact of the artificial comedy, or you could say comedy of manners. कॉमेडी ऑफ मैनर्स में भी सेंटर में हमेशा फीमेल हुआ करती थी, और मॉल फ्लैंडर्स जो है पूरी तरीके से उसका जो ट्रू एग्जांपल है, दो इट इज नॉट अ प्ले बट नॉवेल, राइट। ये एक नॉवेल है, प्ले नहीं है, लेकिन स्टोरी जो है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। यशी सिंह जी, दिशा, संध्या माथुर, शिवानी नेगी, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। अभी क्लास स्टार्ट हुई है, मैंने आपको बताया कि बिकॉज ऑफ द टेक्निकल टीम द क्लास इज डिलेड, बट हमने तो एक बार ये सोचा था कि क्लास आज की कैंसिल कर दे, बट हमने सोचा कि नहीं, पेपर आने वाला है, कुछ ना कुछ तो बता ही दें, नहीं तो वीडियो तो पड़ी ही रहेगी, आप जब चाहेंगी तब देख सकती हैं जी। कवि जी को भी गुड मॉर्निंग। क्लियर। तो ये तो छोटी सी बात थी डैनियल डीफो के बारे में, जिनको आज इनकी नावल रॉबिन्सन क्रूसो को फर्स्ट नावल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। अगले जो राइटर हैं इस सेंचुरी के सिग्निफिकेंट वन में, उसमें नाम है जोनाथन स्विफ्ट का। जोनाथन स्विफ्ट का नाम आपने सुन रखा होगा। ही इज बेसिकली नोन फॉर हिज सटायर्स। अपने सटायर्स के लिए जोनाथन स्विफ्ट जाने जाते हैं, और यू नो जोनाथन स्विफ्ट बेटर एज द राइटर ऑफ द गलीवर्स ट्रेवल्स। जोनाथन स्विफ्ट अपने गलीवर्स ट्रेवल्स के लिए जाने जाते हैं, और जोनाथन स्विफ्ट जाने जाते हैं अ टेल ऑफ टब के लिए, बैटल्स ऑफ द बुक के लिए, और जोनाथन स्विफ्ट जाने जाते हैं किसके लिए, जर्नल टू स्टेला के लिए, जर्नल टू स्टेला के लिए जोनाथन स्विफ्ट जाने जाते हैं। और इसके अलावा जोनाथन स्विफ्ट जाने जाते हैं, एक इन्होंने क्लब बनाया था, और उस क्लब का नाम था
स्क्रिबलर्स क्लब। इस क्लब के लिए जोनाथन स्विफ्ट जाने जाते हैं, जिस पर इस बार पीजीटी में जो है क्वेश्चन भी आया था स्क्रिबलर्स क्लब पर। स्क्रिबलर्स क्लब में इनके साथ जो और मेंबर्स थे उन मेंबर्स के नाम पूछा गया था कि इसमें से कौन सा मेंबर नहीं था स्क्रिबलर्स क्लब में। तो अलॉन्ग विद पोप, गे, अर्बुथनॉट एंड अदर फ्रेंड्स। पोप, गे, अर्बुथनॉट। पोप का मतलब अलेक्जेंडर पोप, जॉन गे, डॉक्टर अर्बुथनॉट, और खुद जोनाथन स्विफ्ट were the prominent members of the club स्क्रिबलर्स क्लब। स्क्रिबलर्स क्लब एक इमेजिनरी नेम है और स्क्रिबलिंग का मतलब ही होता है राइटिंग्स, और ये राइटर्स जो है अपने सटायर्स इन्हीं के नाम से पब्लिश करवाना शुरू किए थे स्क्रिबलर्स क्लब के। Khushbu Bharadwaj ji, you have not received any video on John Milton and I know it very well, but you have videos on Dryden, you have videos on Alexander Pope, and I hope you would have enjoyed those videos. And today you will get videos on John Milton and Wordsworth, Shelley and Keats. आपको इतने वीडियोस आज मिल जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, खूब सारी वीडियोस आप देखते रहिए। क्या बता रहा था स्क्रिबलर्स क्लब? थैंक यू गीता, ये मेरी थर्ड लाइव क्लास है, आप बहुत अच्छा समझाते हो। द स्क्रिबलर्स क्लब वाज एन इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ ऑथर्स बेस्ड इन लंडन दैट केम टुगेदर इन द अर्ली 18th century. They were prominent figures in the Augustan age of English letters. The nucleus of the club included the satirists Jonathan Swift and Alexander Pope. Other members were John Gay, John Arbuthnot, Henry St. John and Thomas Purnell. Henry St. John and Thomas Purnell. ये मेंबर्स थे स्क्रिबलर्स क्लब के। व्हाट्सएप क्वेरीज पर रजनी जी इतनी सारी क्वेरीज आती हैं कि उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जो है रिप्लाई नहीं हो पाता है उसमें। एक दो क्वेश्चन नहीं, मैं तो पर्सनल से भी परेशान हो गया हूँ। दुनिया भर के मैसेजेस उठपटांग आते हैं और लोग ये पूछना अलग से शुरू कर देते हैं, सर मेरिट कितनी जाएगी। पेपर हुआ नहीं है अभी तक और मेरिट डिसाइड करने के लिए लोग पहले से आकर के खड़े हो जाते हैं। तो ये जो है ग्रुप था स्क्रिबलर्स क्लब और इट वाज फाउंडेड इन 1714 और आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर पोप जो है ये कंक्लूड हो जाता है 1714 से लेकर के 1745 तक जो है लाइफ होती है स्क्रिबलर्स क्लब की। क्लियर? आइए इनके अब सटायर्स पर आते हैं मिस्टर स्विफ्ट के। एक जो इनका वेल नोन सटायर है जिसको आप सबने पढ़ी रखा होगा, गलीवर्स ट्रेवल्स। गलीवर्स ट्रेवल्स इज डिवाइडेड इनटू 4 जर्नीज। जो गलीवर है वो 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाकर के जर्नी करता है और जर्नी करके जो है वो वहां की अपने एडवेंचर्स के बारे में बताता है। स्टूडेंट्स के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है
गलिवर्स ट्रेवल्स एक चिल्ड्रन क्लासिक है और आपके लिए, हमारे के लिए इट इज अ सटायर ऑन not only English society but also on English people. और because of the severe satire, जोनाथन स्विफ्ट को मिसएंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है इसी एक उनके सटायर की वजह से, जिसका नाम था गलिवर्स सटायर, गलिवर्स ट्रेवल्स, राइट। तो एक दूसरे तरीके से आप इसको ये भी कह सकते हो कि गलिवर्स ट्रेवल्स जो है ये एक ट्रेवलॉग है, दो इट इज एन इमेजिनरी ट्रेवलॉग, राइट। तो ही उसके ट्रेवल का एक्सपीरियंस बताता है। फुल टाइटल ऑफ द टेक्स्ट जो है उसका नाम था ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस टू द वर्ल्ड इन 4 पार्ट्स बाय लेमुएल गलिवर, राइट, नॉट बाय लेमुएल गलिवर। तो लेमुएल कौन है यहाँ पे? लेमुएल इज द सूडोनिम ऑफ मिस्टर जोनाथन स्विफ्ट। लेमुएल गलिवर उसका नाम हो जाता है और वही ट्रेवल करता है और उसी के नाम से जो स्टोरीज हैं वो पूरी प्रोसीड करती हैं, राइट। इसमें अजय जोनाथन स्विफ्ट सैटिराइजेस बोथ नेचर एज वेल एज ह्यूमन बीइंग, और इसलिए उस समय एक और जमाना था जो है रेनेसांस के साथ साथ ही डिस्कवरी का, ट्रेवलर का और एडवेंचर्स का। तो जो ट्रेवल्स टेल हुआ करती थी उस पर भी सटायर किया है गलिवर्स ट्रेवल्स में। किसने? जोनाथन स्विफ्ट ने। 4 वॉयजेस हैं। पहली जो वॉयस है अ वॉयस टू लिलीपुट, वॉइस टू लिलीपुट, और इस लिलीपुट में जब हो जाता है तो वहां पर आपने पढ़ा ही है कि 6 इंचेस के लोग उसको मिलते हैं। तो वहां पर ही इज अ ह्यूज पर्सन, और जो लोग मिलते हैं दिस इज अ कैरिकेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो 6 इंचेस के होते हैं। दूसरी जो उसकी वॉइस है वो है ब्रॉबडिंगनैंग, a voice to ब्रॉबडिंगनैंग। यहां पर कंपैरेटिवली बहुत ही लार्जर पीपल मिलते हैं। यहां पर उसको 72 फीट के लोग, मतलब लगभग 22 मीटर के लोग यहां पर उससे मिलते हैं, और यहां पर ये जाकर के जो है लिलीपुटियन बन जाता है, और ब्रॉबडिंगनैंग जो है वो बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। मतलब वो कैरेक्टर्स क्या, वो कह लीजिए कि दे आर द जायंट्स। द जायंट फार्मर एक है, ही ब्रिंग्स गलिवर होम एंड हिज डॉटर जो है ग्लैमडालक्लिच केयर्स फॉर गलिवर। द फार्मर ट्रीट्स हिम एज अ क्यूरियोसिटी एंड एग्जिबिट्स हिम फॉर मनी। जैसे हमारे आपके यहाँ पर जो गली गली में बंदर लेकर के आते हैं, जो है बंदरों को घुमाने मदारी लाता है, ऐसे इसको पकड़ लिया जाता है और इसको जो है इंटरटेनमेंट के लिए घुमाया जाता है कि ये देखो इतना छोटा आदमी आया है, और फिर उससे पैसे भी कमाए जाते हैं ब्रॉबडिंगनैंग में। तीसरी जो उसकी जर्नी होती है वो है अ वॉयस टू लापुटा, बैलेनबारी, लग्नाग, लेब्डब्ड्रिप एंड जापान। मतलब कई जगह की जर्नी जो है वो थर्ड में इंक्लूड कर लेता है। अ वॉयस टू लापुटा, लापुटा एक फ्लाइंग आइलैंड है, उड़ता पंजाब, जहां पर चीजें उड़ रही हैं, और आइलैंड ही अपने आप में उड़ रहा है। अ वॉयस टू लापुटा, बालिन बारबी, लग्नैक, LUGGNAGG, ग्लब्डब्ड्रिब, DUB, ग्लब डब, और फिर ड्रिब, ग्लब डब ड्रिब, और इसके साथ जापान। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि जापान इज द ओनली रियल प्लेस वेयर गलिवर विजिट्स, राइट। बाकी सारी तो इसकी जो जर्नीज हैं वो इमेजिनरी है, जापान इज द रियल प्लेस। Laputa is flying island, a kingdom devoted to the arts of music, mathematics and astronomy, but unable to use them for practical ends. यहाँ पर किंग चार्ल्स सेकंड ने जो
रॉयल सोसाइटी ओपन की थी, उस रॉयल सोसाइटी पर पूरा फोकस है, पूरा सटायर है, और इस पे कहा गया है कि यहाँ पर ये सारी चीजें तो पढ़ाई जाती हैं, बट इट इज नोन फॉर थियोरी नॉट फॉर प्रैक्टिकल एंड्स। इसका प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर लोग ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर रिसर्च कर रहे होते हैं, राइट। जैसे कुछ लोग इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि हाउ टू गेट सनलाइट फ्रॉम द कुकुम्बर, हाउ टू मेल्ट द स्टोन इनटू अ पिलो, एंड हाउ टू रिवर्ट द ऑर्डर ऑफ जो है लैट्रिन इनटू फूड। कैसे किया जाए, ऐसे से ऐसा हो सकता है, तो उसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब दे आर वर्किंग ऑन इनसिग्निफिकेंट टॉपिक। This is the exact condition of the Royal Society's people. They were working on impractical issues, right? तो उस पर सटायर है, वो फ्लाइंग आइलैंड है, लापुटा में है, राइट। पूरी तरीके से रॉयल सोसाइटी। फिर वो वहां से बैलिन बारबी पहुंचता है, बैलिन बारबी से ग्लैब्डब ड्रिप में जो है उसको बहुत सारे पुराने लोग मिलते हैं, उनका भूत मिलता है, जूलियस सीजर का भूत मिलता है, ब्रूटस का भूत मिलता है, होमर, अरिस्टोटल, डेकार्ड, पेरे, सबके घोष से मिलता है। वो किसमें मिलता है? सबके घोष से, सबके घोष से वो मिलता है ग्लैब्डब ड्रिप में। और लगनैग की अगर हम बात करें, ऑन दिस आइलैंड ही इनकाउंटर्स स्ट्रल्टब्रग्स। स्ट्रल्टब्रग्स एक कम्युनिटी है, जाति है, और उन लोगों को ये वरदान मिला है कि दे विल रिमेन इमोर्टल, वहां पर कोई मरता नहीं है। बट ट्रेजेडी ये है कि जो लोग 80 इयर्स क्रॉस हो जाते हैं, दे आर सपोजली डेड, उनको डेड मान लिया जाता है। दे आर नॉट गिवन एनीथिंग, नीदर रिस्पेक्ट नॉट फूड, राइट। तो ये हाल है, जो लोग ओल्डर एज के हो जाते हैं उनकी कंडीशन कैसी होती है वृद्धावस्था में, उस पर भी एक सटायर है गुलिवर्स ट्रेवल्स में जोनाथन स्विफ्ट का। They don't have the gift of the eternal youth, but suffer his infirmities of the old age and are considered legally dead at the age of 80। 80 years के एज पर उनको डेड मान लिया जाता है। और फिर जो फोर्थ जर्नी होती है, a voyage to the land of Huhinmas। a voyage to the land of Huhinmas एक ऐसा लैंड होता है जहां पर वो हॉर्सेज से मिलता है, और वो हॉर्सेज जो है वो टॉकिंग हॉर्सेज हैं। A voyage to the land of HOUYHNHNMS। A voyage to the land of Huhinmas, ये टॉकिंग हॉर्सेज हैं, एंड दे आर मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन बीइंग, राइट। ह्यूमन बीइंग्स ज्यादा इंटेलिजेंट है। वहां पर ये जाता है, वहां पर इसको पढ़ाया भी जाता है, और जब ये उनकी भाषा सीख जाता है तो अपने यहाँ के शब्दों का प्रयोग करना शुरू करता है, क्रिमिनल्स का और इंग्लिश पीपल का। फिर हॉर्सेज समझते हैं कि ही इज नॉट अ फिट पर्सन इन देयर सोसाइटी, सो ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर एंड देयर ही मेट्स याहूज। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि अपने किस जर्नी में वो याहूद से मिलता है। याहूज आर सेमी ह्यूमंस, और वो अपने फोर्थ वॉयज में सेमी ह्यूमन से मिलता है, राइट। याहूद से वहां पर मिलता है, क्लियर। तो ये भी एक सटायर था कि जो इंग्लिश पीपल हैं उनसे ज्यादा होशियार जो हैं वो हॉर्सेस होते हैं, घोड़े होते हैं। और उनके बारे में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम आज तक नहीं कर पाए हैं, वो जोनाथन स्विफ्ट ने अपनी इमेजिनेशन में ही कर दिया था, और वो थी फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग पूरी तरीके से द लैंड ऑफ हुइनमस में चल रही है। आपके काम का नहीं है पूजा शर्मा जी, बिल्कुल परेशान ना होइए, ठीक है। जो आपके काम का था वो 4 वॉयसेस मैंने लिख दी है। अ वॉयस टू लिलीपुट, इसका जस्ट अपोजिट है अ वॉयस टू ब्रॉबडिंगनांग, और फिर है अ वॉयस टू लापुटा, बैलिन बारबी, लंगडांग, ग्लब्डब ड्रिप, जापान। ये चीज याद रखे रहिएगा कि रॉयल सोसाइटी पर कैरिकेचर ये है, उसको घोस्ट्स कहाँ मिलते हैं ये याद रखिएगा। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जो है उसको घोस्ट मिलते हैं, और या कौन सी ऐसी जगह है जहां पर उसको इमोर्टल पीपल मिलते हैं। ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है एग्जामिनेशन के लिए।
क्लियर, प्रोसीड करें। एक जो आपको और सटायर बताया, अ टेल ऑफ अ टब। अ टेल ऑफ अ टब पूरी तरीके से एक रिलीजियस सटायर है। टब का प्रयोग, टेल ऑफ अ टब का यहाँ पर टाइटल का मतलब क्या है, पहले जो सेलर्स हुआ करते थे, वॉयजर्स जो हुआ करते थे, दे यूज्ड टू कीप टब्स इन देयर बोट्स। टब वो बोट में रखा करते थे, और जब उन पर शार्क या वेल कभी अटैक करती थी तो दे यूज्ड टू थ्रो जो है, दे यूज्ड टू थ्रो दोज टब्स ओवर द वेल्स, उनके ऊपर फेंक दिया करते थे, और फिर वेल्स को लगता था कि वही शिप है, और वेल्स उसी का पीछा करती रहती थी, और ये बच करके सेलर्स निकल आते थे। तो टब जो है ये किस रूप में यूज किया जाता था, टब वाज यूज्ड एज अ वेपन, राइट, वेपन के रूप में जो है उसको यूज किया जाता है। और अ टेल ऑफ टब में भी वो टब जो है एक वेपन के ही रूप में यूज होता है रिलीजन को बचाने के लिए, पर अंततः बचा कुछ नहीं पाते हैं, और वो पूरी तरीके से जो है रिलीजन पर ही अटैक हो जाता है। यहाँ पर एक ओल्ड कोट होती है, जो एक आदमी जब उसकी डेथ हो रही थी अपने 3 बेटों को दे गया था, और उसके जो 3 बेटे हैं वो 3 अलग अलग सेक्ट ऑफ रिलीजन को जो है डिपिक्ट करते हैं। उसमें है पीटर, मार्टिन और जैक। तो पीटर कैथोलिसिज्म को जो है रिप्रेजेंट करता है, मार्टिन एंग्लिसिज्म को रिप्रेजेंट करता है, और जो जैक है वो पूरी तरीके से जो है प्योरिटनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। कोर्ट दे करके गए थे और कहा था इस कोर्ट को कभी अल्टर नहीं कराइएगा, कोर्ट रिप्रेजेंट्स जो है क्रिश्चियनिटी, और उस सब लोगों ने उसको अल्टरेशन उसका करा लिया है, अपने हिसाब से फिट करा लिया है, और इसीलिए जो क्रिश्चियनिटी थी रियलिटी में वो अल्टर्ड हो गई है, और इसीलिए वो फेल हो गई है। इमेजिज्म इज अ लिटरेरी मूवमेंट एसोसिएटेड विद एजरा पाउंड। और रजनी जी वही क्वेश्चन पूछा करिए जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। मैं देख रहा होता हूं आपका क्वेश्चंस, लेकिन वो मैं डाइवर्ट करने के लिए उसका जवाब नहीं देना चाहता, और आप हैं कि डाइवर्ट करने के पीछे पड़ी रहती हैं। 1 बार 2 बार 4 बार लिखोगे तो सर कब तक नहीं देखेंगे, कभी ना कभी तो देख ही लेंगे। एक अमेरिकन राइटर थी, उसका नाम था एमी लॉवेल, और इसीलिए उसको एमीज्म अमेरिका में कहा गया था। इमाज्म के लिए खास करके इंग्लैंड में जो थे एफिलेटेड थे, उससे एसोसिएटेड थे, उनका नाम था एजरा पाउंड। एक चीज और जिसके लिए जोनाथन स्विफ्ट जाने जाते हैं, और वो था ड्रैपियर्स लेटर। ड्रैपियर्स लेटर उन्होंने तब लिखा था जब वो आयरलैंड में थे, और आयरलैंड कंट्री ऐसी थी जिसको बहुत हेट करते थे, बट पूरी जिंदगी वहीं पर उनको रहना भी पड़ा था। तो ड्रैपियर लेटर एक इंग्लिश मैन था, उसका नाम था विलियम वुड। विलियम वुड को टेंडर दे दिया गया था मिंटिंग का, राइट, जो आयरलैंड के लिए पैसे बनाने का मिंटिंग का राइट इसको दे दिया गया था। विलियम वुड, एन इंग्लिशमैन, हैड बीन ग्रांटेड पेटेंट at a great profit to himself to coin Irish half pences. As this would have debased Irish currency, the Irish protest was voiced by Swift in a series of 4 letters, which forced the government to drop the project. Swift became a popular Irish hero. तो इस ड्रापियर लेटर्स में 4 लेटर्स हैं, और 4 लेटर्स जो है ड्रापियर एक इमेजिनरी नेम जोनाथन स्विफ्ट ने अडॉप्ट किया, और उसी के नाम से लिखे थे उन्होंने, ताकि आयरिश करेंसी जो है उसकी डी वैल्यू ना हो, और उसके लिए उन्होंने ड्रैपियर लेटर्स लिखा था।
और इसके बाद एक उनका वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट सटायर ही है, नाम है उसका मॉडेस्ट प्रपोजल। मॉडेस्ट प्रपोजल में इन्होंने अंग्रेजों को बच्चों से छुटकारा दिलाने की बात करी है। मॉडेस्ट प्रपोजल के पूरे टाइटल पर अगर आप जाएं तो ही आपको मीनिंग उसकी पूरी समझ में आ जाएगी। मॉडेस्ट प्रपोजल की जो पूरी टाइटल है, अ मॉडेस्ट प्रपोजल फॉर प्रिवेंटिंग द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर पीपल फ्रॉम बिकमिंग अ बर्डन ऑन द प्रेजेंट्स ऑन द पेरेंट्स ऑफ द कंट्री। राइट, जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो भार न बने अपने पेरेंट्स पर या देश पर, उनके लिए इन्होंने एक मॉडेस्ट प्रपोजल सुझाया है कि वो क्या प्रपोजल है जिसके वजह से भार नहीं बनाया जाए। और अंत में इन्होंने इस बात को कहा है कि जो अमीर लोग हैं ना, उनको उन बच्चों को मार के काट के खा लेना चाहिए ताकि गरीब बच्चे ही ना रह जाएं, और वो गरीब बच्चे जब नहीं रहेंगे तब वो कभी भी बर्डन नहीं होंगे अपने सोसाइटी पर और अपने पेरेंट्स पर। जिसका नाम है मॉडेस्ट प्रपोजल। मॉडेस्टली उन्होंने इसको प्रपोज किया था कि द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर पीपल शुड बी मर्डर्ड, शुड बी किल्ड एंड ईटन बाय द अरिस्टोक्रेटिक क्लास, ईटन बाय द अपर क्लास, और इसीलिए इसका नाम है मॉडेस्ट प्रपोजल फॉर प्रिवेंटिंग द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर पीपल फ्रॉम बिकमिंग अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स और कंट्री। क्लियर? क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट राइटर की तरफ। हाँ, एक चीज और, ये एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपनी मौत से पहले ही अपनी एलिजी लिख दी थी, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। ही रोट हिज ओन एलिजी बिफोर हिज डेथ, और उसका नाम था वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट। वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट उसका नाम था, और डॉक्टर स्विफ्ट की डेथ के साथ उनकी डेथ नहीं हुई, बट इतने सटारिस्ट थे कि सटाराइज्ड हिज ओन डेथ, उसको भी सटाराइज्ड इन्होंने कर दिया है। चले प्रोसीड करें। जी रजनी, जो पॉइंट लर्न करना है वो पॉइंट आपको बता देता हूं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसको आपको देखना है। चलिए, रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर क्लास जो है वाइंड अप करेंगे। इसीलिए 9 बजे की क्लास जो है रखी थी कि 9 बजे से 10:30 तक खींचेंगे तो 1.5 घंटे चलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंडक्ट नहीं हो पाई, फिर भी जो है 50 मिनट तो हो ही जाएगी। रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिशन दोनों का नाम एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि बोथ आर नोन फॉर देयर एसेज, दोनों एसेज के लिए जाने जाते हैं, और दोनों ने मिलकर के ही जर्नल्स स्टार्ट किए थे। जर्नल्स स्टार्ट तो नहीं, चलाए जरूर थे साथ में मिलकर के।
दो इंपॉर्टेंट जर्नल्स है उसमें, एक का नाम है द टैटलर और दूसरे का नाम है द स्पेक्टेटर। द टैटलर और स्पेक्टेटर ये दो जर्नल्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हुए और प्रिकर्सर ऑफ नॉवेल्स में इनको भी रखा जाता है। द टैटलर वॉज स्टार्टेड इन 1709, 12 अप्रैल की डेट थी, राइट। द टैटलर 12 अप्रैल 1709 में स्टार्ट किया गया था और इट वॉज अ ट्राई वीकली पेपर purporting to be edited by an imaginary old bachelor, Isaac Bickerstaff. The Tatler was started on April 12th, 1709 and it was a tri-weekly newspaper पहले ये ट्राई वीकली था, एडिटेड बाय एन इमेजिनरी ओल्ड बैचलर, आइजैक बिकरस्टफ। आप लोग वीडियो देख भी रहे हो कि बस लाइव होकर के छोड़ दियो? हाँ, कोई कमेंट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। द टैटलर का उद्देश्य क्या था? 1709 में जब ये आना शुरू हुआ तो इसका उद्देश्य डिस्क्राइब किया था। भाई एक मिनट, जी पुरानी वीडियोस देखिए, वीडियोस पुरानी है और कंटेंट सारा नया है, आपको उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो क्या बता रहा था द टैटलर के बारे में? तो द टैटलर का जो डिक्लेयर्ड उद्देश्य था मिस्टर रिचर्ड स्टील का, उन्होंने ये कहा था कि इंस्ट्रक्शन, लोगों को ये बताना कि व्हाट टू थिंक, व्हाट टू थिंक, पूरी तरीके से इंस्ट्रक्टिव टारगेट था, इंस्ट्रक्टिव एम था इस जर्नल का, जिसका नाम था द टैटलर, राइट। और एक चीज और उन्होंने
इसके अपने उद्देश्य में ये भी बताया था कि he wants to entertain the fair sex, right? fair sex का मतलब कि women, right? also resolve to have something which may be of entertainment to the fair sex, in honor of whom I have taken the title of this paper. The genial humor of this dedication struck the keynote of the paper. Clear? और ये उनका मेन उद्देश्य था कि टू इंस्ट्रक्ट हाउ टू थिंक, और दूसरा टू एंटरटेन द फेयरर सेक्स, राइट जी? किसी ने पूछा था कि ये जोनाथन स्विफ्ट से भी रिलेटेड थे आइजैक बिकर स्टफ? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आइजैक बिकर स्टफ, द नेम व्हिच हैड बीन यूज्ड बाय स्विफ्ट टू मिस्टिफाई द एस्ट्रोलॉजर पैट्रिज। हाँ पूजा, आई एम ओके, व्हाट हैपेंड? Am I not looking okay? The Tatler lasted less than 2 years and it came to an abrupt opening. It came to an abrupt ending in January 1711. जी मानसी, इसका एम इंस्ट्रक्शनल था और रिचर्ड स्टील का ये टारगेट था कि वो लोगों को बताएं कि उनको क्या सोचना चाहिए, व्हाट टू थिंक, राइट? ये उनका एक मोटो था, एक उनका एम था। क्या लिख दूं? क्या बता रहा था? द टाटलर जनवरी 2011 में आकर के एब्रप्टली एंड हो गया। 2011 बोल रहा हूं, वाह, 1711 में। और कुछ ही दिन के बाद विद इन 2 months एक और जर्नल शुरू हुआ, स्टील ने शुरू किया और उसका नाम था द स्पेक्टेटर। द स्पेक्टेटर एक अगला जर्नल था जो ये मार्च 1711 में शुरू होता है और दिसंबर 1712 में जाकर के क्लोज हो जाता है द स्पेक्टेटर। और इसका जो एडिटर है उसका नाम था द स्पेक्टेटर का, स्पेक्टेटर ही उसका फिक्शनल एडिटर हुआ करता है। और वैसे इट वाज स्टार्टेड बाय रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन, राइट? दोनों ने मिलकर के ही शुरू किया था इन कोलैबोरेशन। इट वाज डिजाइन्ड एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द टाटलो। द फ्रेमवर्क ऑफ द क्लब रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सोशल टाइप्स was maintained. The trumpet club of the Tatler was replaced by the spectator club. और इस स्पेक्टेटर क्लब के जो मेंबर्स थे वो अलग अलग सोसाइटी के थे, मतलब सोसाइटी का हर पर्सन उसमें इंक्लूड किया गया था, चाहे वो जो है बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो आर्मी कर रहा हो, और चाहे वो जो है कुछ भी फैशन कर रहा हो, सबको यहाँ पर इंक्लूड किया गया था द टाटलर क्लब के मेंबर में। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आप सर्च मार लीजिएगा गूगल पर जाकर के कि द स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर्स कौन कौन से थे। क्लियर है? स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर्स कौन कौन से थे? कैप्टन सेंट्री एक उसमें मेंबर हुआ करता था, एक बिल हनीकूम उसमें मेंबर हुआ करता था, एक ट्राई उसमें मेंबर हुआ करता है। तो ये आप जाकर के सर्च करिएगा कि इसके मेंबर्स कौन कौन से हुआ करते थे। और द स्पेक्टेटर जो है डेली आता था एक्सेप्ट संडेज, 6 days a week ये जर्नल था। पहले तो इसमें 2-3 एसेज आया करते थे, बट बाद में एक ही एसे आना शुरू हो गया। और
बाद में क्या हुआ, इनके पेपर्स सारे इकट्ठे कराए गए और जो पेपर इकट्ठे करके अलग अलग नाम से उनको छपवाया भी गया। द स्पेक्टेटर्स में टोटल 555 एसेज थे। स्पेक्टेटर में टोटल 555 एसेज थे जिनको बाद में इकट्ठा किया गया और इसमें ओवर 500 वर रिटन बाय एडिसन एंड स्टील, एडिसन्स आउटपुट बीइंग लिटिल मोर दैन हाफ। द रेस्ट वर कंट्रीब्यूटेड बाय अलेक्जेंडर पोप, बार्कली and others. Addition is more scholarly and polished, but Steele, with his carelessly easy style, is more charming. Steele was the pioneering and inventive genius, the originator of all the bright features which were developed and perfected by Edison. Sir Roger de Coverley, for example, was first sketched by him. Roger de Coverley और उन्हीं के नाम से जो है पेपर्स को जाना जाता है, कावर्ली पेपर्स कहा जाता है, जो स्पेक्टेटर के पेपर्स हैं, राइट, कार्ली पेपर्स। अब ये कार्ली कौन है, ये तो बात क्लियर हो गई ना। कार्ली सर रोजर डी कार्ली हैं, जो स्पेक्टेटर क्लब के एक मेंबर हैं, सर रोजर डी कार्ली, और इन्हीं के नाम से इसको कार्ली पेपर्स कहा गया। और जो द टाटलर केसेस थे उनको एक जगह पर पब्लिश कराया गया और उसका नाम था द लुब्रिकेशंस ऑफ आइजैक विकरिस्ट ऑफ इस्क। द लुब्रिकेशंस ऑफ ये द टाटलर के पेपर्स थे जिनको इस नाम से बाद में पब्लिश हुए। ये द कलेक्टेड एडिशंस ऑफ द स्पेक्टेटर कंटिन्यू टू अपीयर सक्सेसफुली throughout the 18th century. The Spectator, identified in the public mind with a greater name of Edison, had a marked influence on not only on English manners and morals but also on English prose style, which has in the main followed the model set by Mr. Spectator. Right? डॉक्टर जॉनसन ने इनकी स्टाइल को अप्रिशिएट करते हुए कहा था, अप्रेज करते हुए कहा था कि अगर किसी को अंग्रेजी सीखना है, अगर किसी को स्टाइल सीखना है तो वो स्पेक्टेटर क्लब के और द टाटलर्स के एसेज पढ़े और अपने आप को बहुत सारी चीजें सीख जाएगा। राइट, ये सब लर्न नहीं करना है रजनी यादेव जी, इन सब का नाम आपको अपने माइंड में रखना है, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। अगर पेपर में गलती से आ गए तो बाद में आप ये ना कहें कि तिवारी सर ने नहीं कराया था। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल अभी लेकर के चल रहा हूं और मैंने आपको वादा किया है कि 20 तारीख तक आपका सिलेबस कवर कर दूंगा, चाहे लाइव क्लास लेकर के चाहे वीडियो क्लास लेकर के, और वो मैं कर भी दूंगा। आज 16th हो गई है, 17th, 18th, 19th और 20th 4 days आर लेफ्ट, और उस 4 days में आई विल ट्राई टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। वैसे ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एक क्लास और ले लूंगा 18th सेंचुरी पर, पोप की वीडियो आपको मिल जाएगी, और 18th सेंचुरी कंक्लूड करके रोमांटिक्स में आपको बताया है कि शैली की वीडियो आपको मिल जाएगी, कीट्स की वीडियो मिल जाएगी, आपको वर्ड्सवर्थ की वीडियो मिल जाएगी, यही मेन राइटर्स हैं। और फिर एक क्लास में लेकर के मैं कॉलरिज, बायरन, ले हंट, हैजलिट, रॉबर्ट सदे, इन सबको जो है वो कंक्लूड कर लूंगा। बाकी विक्टोरियन से आपके पास वीडियोस पहले ही हैं, फिर थोड़े दिन का गैप लूंगा और फिर 1 सितंबर से जो है आपके पेपर पर डिस्कशन करना शुरू कर दूंगा। क्लियर? चलिए, मंजीत जी बिल्कुल परेशान ना होइए, प्लीज टेल मी अबाउट द इंडियन राइटर्स टू रीड थॉरली एट द एंड ऑफ द क्लास। जी मंजीत बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चन वहीं से आएगा जो मैं आपको करा दूंगा, इसलिए प्लीज ट्रस्ट इन मी। राइट, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, आप बिल्कुल जो है टेंशन नहीं लीजिए। आज डेली तो वैसे भी क्लास होती है, कल संडे था, परसों सैटरडे संडे नहीं होती, बट अब तो डेली हो करके आपका क्लास आज जो है कंप्लीट करा दूंगा। राइट, थैंक यू, all the best for today's class. We will be meeting tomorrow at sharp 9 o'clock if the technical team permits. Thank you, all the best.